सबसे पहला प्रश्न है, कवि को ऐसा विश्वास क्यों है कि उसका अंत कभी नहीं होगा। तो आप उत्तर में लिख सकते हैं कि कवि को ऐसा विश्वास इसलिए है कि उसका अंत नहीं होगा क्योंकि वह आशावादी दृष्टिकोण का व्यक्ति है और उसे यह विश्वास है कि वह अपने नए नए कार्यों से, अपने उद्देश्यों से, अपने प्रयास से वह इस समाज में लोगों को प्रेरित करेगा और नवयुवकों में आज़ादी के प्रति संग्राम करने की चेतना और प्रेरणा भरेगा। इसलिए उसे विश्वास है कि उसका अंत अभी नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि उसके जीवन रूपी वन में नए नए वसंत का अभी अभी आगमन हुआ है। दूसरा प्रश्न है, फूलों को अनंत तक विकसित करने के लिए कवि कौन कौन सा प्रयास करता है। तो कवि कौन कौन सा प्रयास करता है? फूलों को अनंत तक विकसित करने से तात्पर्य है नवयुवकों में आज़ादी के प्रति नई प्रेरणा या नए चेतना का संचार करने के लिए क्या करेगा कवि। तो जैसे एक माली फूलों को विकसित करने के लिए दिन रात उसकी देखभाल करता है, उसकी सेवा करता है और तत्पश्चात उसके बागीचे में जो सुंदर फूलों का उत्पादन होता है वह बहुत ही सुंदर और सुखद होता है। तो कवि भी कह रहे हैं कि वो इस समाज में नवयुवकों के मन में वे एक ऐसी चेतना और प्रेरणा भरेंगे, उनके आलस्य, प्रमाद और उनकी निराशा को दूर करके वो उन्हें जागृत करेंगे। और जिस प्रकार फूलों से बागीचे की सुंदरता बढ़ जाती है, उसी तरह नवयुवकों में जो जागृति आएगी उससे समाज में प्रेरणा सुनने और देखने को मिलेगा। लोग प्रेरित होंगे, नवयुवकों से लोग प्रेरित होंगे और समाज में एक संचार, चेतना का संचार होगा। और इस तरह से उन्होंने बताया कि जिस तरह फूल अपने सदैव आभा बिखेरते हैं, सुंदरता चिरकाल तक अपने सौंदर्य और सुषमा की छटा बिखेरते हैं, उसी तरह जो नवयुवक भी अपने अच्छे कार्यों से समाज और जो है परिवेश का उत्थान करेंगे। तीसरा प्रश्न है कि कवि पुष्पों की तंद्रा और आलस्य दूर कर हटाने के लिए क्या करना चाहता है। तो कवि क्या करना चाहता है? पुष्प यहाँ किसके प्रतीक है? नवयुवकों के। तो जो नवयुवक हैं उनके अंदर जो आलस्य भर चुका है, वो देश और समाज के प्रति जो जागृत नहीं है, उनको जागृत करने के लिए कवि का कथन है कि वो उनके अंदर व्याप्त जो तंद्रालस्य, तंद्रा यानी नींद से जो आलस्य आता है उसको हम तंद्रालस्य कहते हैं। तो नींद से जो आलस्य से भरे हुए लोग हैं उनके उस निद्रा को क्या करेंगे? मिटाएंगे, उनके आलस्य को मिटाएंगे और उन्हें फूलों की तरह, जैसे कोमल फूलों को स्पर्श करने से फूलों का विकास बहुत अच्छा होता है, स्पर्श करना यानी देखभाल करने से, उसी तरह वे नवयुवकों के मनोभावों को स्पर्श करेंगे और उनके अंदर व्याप्त जो नींद और आलस्य है उसको मिटा देंगे ताकि वो चुस्त, प्राणवान, आभामय और पुष्पित और पल्लवित हो जाए। उनका उद्देश्य यह है कि उनके अंदर जरा सा भी आलस्य और निराशा या प्रमाद, ये सब चीज़ें, मायूसी, ये सब ना रहे, क्योंकि वो कभी स्वयं जिस प्रवृत्ति के हैं उसी प्रकार की उनकी चेष्टा है कि समाज के लोग भी उसी प्रकार के, ताकि जैसे कि बस यदि किसी बागीचे में बहुत ही अच्छे अच्छे सुंदर फूल और प्रकृति के जो है बहुत अच्छे अच्छे जो फूल या पौधे हैं, क्यारियाँ हैं या घास है, इनसे बागीचे की सुंदरता बढ़ जाती है, उसी तरह मनुष्य के अंदर भी यदि सद्विचार और अच्छे विचार आएंगे, सद्गुण आएंगे, तो वह भी एक समाज के लिए एक सुंदर दृश्य का या सुंदर परिकल्पना करने में प्रस्तुत हो पाएगी। तो बच्चों ये है। अगला है, वसंत को ऋतुराज क्यों कहा जाता है। वसंत को ऋतुराज ये कहते हैं क्योंकि इसलिए कहते हैं क्योंकि वसंत ऋतुओं का राजा है और वसंत ऋतुओं का राजा है। आपको मैंने बताया भी था कि जो ऋतुएं कितनी प्रकार की होती हैं, 6 प्रकार की। ग्रीष्म, वर्षा, शरद, शिशिर, हेमंत, बसंत, ये 6 ऋतुएं होती हैं। लेकिन बसंत ऋतु का दृश्य बहुत ही अद्भुत और सुंदर होता है। इसमें क्या होता है, बसंत ऋतु आने से प्रकृति के अंदर जो नकारात्मकता की भाव होती है वो गायब हो जाती है। पुष्प स्वयं खिलने लगते हैं, हरे हरे पत्तियाँ, पोपले, डालें
सब बहुत ही सुंदर दिखाई देने लगती हैं। चारों तरफ प्रकृति की नई सुषमा में चारों तरफ जो है सौंदर्य का वातावरण छा जाता है और लोगों में जो आलस्य है, निराशा है, वो स्वतः ही दूर हो जाता है। इसीलिए कवि ने इस कविता में और अन्य ऋतुओं को न लेकर के वसंत से ही प्रेरणा लेने की बात कही है, क्योंकि वसंत का जो अंत होता है वो बहुत ही सुंदर होता है, बहुत ही प्रभावशाली होता है और बहुत ही मन को प्रफुल्लित करने वाला होता है। सभी के बच्चे, चारों तरफ पक्षियों का कलरव सुनाई देता है, बच्चे बूढ़े सभी जो है बहुत ही प्रसन्न हो जाते हैं और प्रकृति के इस कारण से ही वसंत को ऋतुराज या ऋतुओं की रानी कहा जाता है। तो बच्चों, ये कुछ प्रश्न है, इनका प्रश्न ये है कि ऋतु परिवर्तन का जीवन पर गहरा प्रभाव पड़ता है। ये प्रश्न महत्वपूर्ण है, जिसे आप ध्यान से देखेंगे कि क्या आप लिखेंगे। और वास्तव में सच्चाई भी है कि ऋतु परिवर्तन का मनुष्य के जीवन पर प्रभाव पड़ता है। जैसे गर्मी है, इस ग्रीष्म ऋतु में आप रह रहे हो, अब ग्रीष्म ऋतु आ रहा है, जैसे प्रारंभ हो गया है। इस ग्रीष्म ऋतु में आप महसूस करते होंगे कि आप पानी के लिए बहुत प्यास से व्याकुल हो जाते हैं, प्रकृति मुरझा जाती है, लोगों को खाने पीने के ठंडे पेय पदार्थ या ठंडी चीज़ें अच्छी लगती हैं और जो सुविधा संपन्न लोग होते हैं वो अपने घरों में हर प्रकार की व्यवस्था कर लेते हैं, जैसे एसी है, कूलर है, लगा लेते हैं। इसी तरह जो है गरीब लोग क्या करते हैं, पेड़ के नीचे अपनी थकान मिटाते हैं। और इस तरह शीत ऋतु में क्या होता है, जब बहुत ही स्थिति खराब हो जाती है तो जो निर्धन वर्ग के लोग हैं वो क्या करते हैं, अपना जो भी उनके पास उपलब्ध कपड़े होते हैं या विशेषकर बहुत कठिनाई से उनका जीवन व्यतीत होता है। और वो इस ऋतु में लोग, शीत ऋतु में लोग ज़्यादातर गर्म कपड़े पहनना और गर्म पेय पदार्थ या गर्म खाना पसंद करते हैं। और इस तरह भूख भी सबको अच्छी लगती है। ज़रा वर्षा ऋतु में क्या करते हैं कि वर्षा ऋतु में जब कामकाज ठप हो जाते हैं, क्यों ठप हो जाते हैं कामकाज, क्योंकि स्थिति जो है चारों तरफ जो है कीचड़ और मिट्टी और पानी के कारण जो है बाहर निकलना मुश्किल हो जाता है। अब शहरों में तो आप निकल जाते हो, लेकिन गांव देहात में स्थिति खराब हो जाती है। और क्या होता है, बहुत ही वहाँ अधिक वर्षा हो जाने से कई जगह खूब बाढ़ आ जाती है। और बच्चे इस ऋतु का, लेकिन जो बच्चे होते हैं वो इस ऋतु का आनंद उठा लेते हैं। बारिश होती है तो वो कहीं भी रहें, शहर में रहें या गांव में रहें, पानी में खूब डूब लेते हैं और खूब भीग करके आनंद ले लेते हैं। और जबकि वसंत ऋतु की क्या स्थिति है कि जो अस्वस्थ व्यक्ति भी स्वास्थ्य लाभ प्राप्त कर लेते हैं। और इस समय क्या होता है, प्रकृति निर्मल आंचल ओढ़ करके, यानी कि बहुत ही साफ सुथरी प्रकृति हो जाती है और चारों तरफ हरियाली और सुगंधित वातावरण हो जाता है। और मानव जाति के साथ पशु पक्षी भी बहुत ही प्रसन्नता का जीवन व्यतीत करते हैं। तो ऋतु परिवर्तन का जीवन पर प्रभाव पड़ता है। हर ऋतु में जिस तरह की ऋतु होती है, मनुष्य अपने को उसी अनुसार ढाल लेता है। उन परिस्थितियों में वो स्वयं का सामंजस्य बिठा लेता है। आप देखते हो कि आप यहाँ भारत में रह रहे हो तो यहाँ की ऋतुओं के साथ जैसे आपको हर प्रकार के ऋतुओं का अनुभव लेने का अवसर मिलता है, लेकिन आप विदेश में चले जाइए तो वहाँ पे आपको या तो शीतही ऋतु मिलेगा, चारों तरफ बर्फ ही बर्फ मिलेगी, या फिर बहुत गर्म प्रदेश मिलेंगे। तो इस तरह भारत एक ऐसा अद्भुत देश है जहाँ पर हर प्रकार की ऋतुओं का आनंद लेने का आपको अवसर मिलता है। तो इस तरह ऋतुओं का प्रभाव हमारे और आपके जीवन पर पूरा पड़ता है।